हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 12 के जो बच्चे थे उनका पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा था। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मेन हेडिंग आपकी पॉलन ग्रेन ये पढ़ी हुई है, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या इस क्लास से पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है। अच्छा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था या जो माइक्रोस्पोर्स बने थे, उन माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट के बाद ही वो पॉलन ग्रेन बना देते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोर एक वायबल पॉलन बनाता है। माइक्रोस्पोर कितने बने थे? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, इसमें मियोसिस हुई थी, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया था, मतलब इसमें 4 माइक्रोस्पोर्स थे। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने और हर एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन बन गया। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बने, ठीक। तो अब बात करेंगे क्या कि पॉलन ग्रेन क्या होता है। तो भैया सबसे पहले लिखो पॉलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट, ठीक। मेल गैमीटोफाइट क्या है? पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन का तुम्हारा स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पर हमने। चलो, इसके बाद बताएंगे इसका शेप कैसा होता है। शेप डिपेंड करता है, शेप कई अलग अलग जातियों में अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप के होते हैं। ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है। डिपेंड्स कि कौन सी स्पीसीज को आप देख रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो वहाँ पर अलग अलग स्पीसीज के पोलन ग्रेन के डायग्राम्स बने हुए हैं। अच्छा, ऑन एन एवरेज साइज जो होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर इतना इनका होता है। किसका? पोलन ग्रेन का साइज ये होता है। क्या होता है? लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये बातें यहाँ तक कि आपको समझ में आ गई होंगी। 3 बातें बताई। पोलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट को कहते हैं। पोलन ग्रेन के डिफरेंट शेप होते हैं। साइज लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं तो और बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, सबसे पहले तो ये आपका पोलन ग्रेन का डायग्राम बना रखा मैंने, ठीक। तो देखो, पोलन ग्रेन में एक ही लेयर जो किटपिट से ऐसे ऐसे देख रहे हो जो डिसकॉन्टिन्यूअस है, बीच बीच में से गायब भी है। तो इस तरह की इस वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? इसको आउटर लेयर कहते हैं। और आउटर लेयर का नाम क्या होता है? आउटर लेयर का नाम होता है एक्साइन। क्या होता है? एक्साइन। वहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो एक्साइन, ठीक। और दूसरी होती है इनर लेयर। इनर लेयर का नाम क्या होता है? इंटाइन। कभी कोई अगर दोनों में डिफरेंस पूछ ले तो बता देना कि एक्साइन जो है ये सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर की बनी हुई है। क्या? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर की बनी हुई है। कौन? एक्साइन। मतलब मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है? एक्साइन किसकी बनती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। किसकी? स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है नीट में भी, और टेस्ट वगैरह दोगे तो आए दिन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। ये भैया मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, इस दुनिया का सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर वो कौन सा है? स्पोरोपोलेनिन है। और स्पोरोपोलेनिन हर एंजाइम के अगेंस्ट विदस्टैंड कर जाता है, मतलब कोई भी एंजाइम इसको पचा नहीं पाता। अच्छे से अच्छे टेम्परेचर पे भी ये बना रहता है, सर्वाइव कर लेता है। यही कारण है कि पोलन ग्रेन जो है वो हर कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, ठीक। तो एक्साइन भैया किससे बनी होती हैं? स्पोरोपोलेनिन से। अच्छा, जो आउटर लेयर है ये डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। एक बात याद रखना, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है।
डिसकॉन्टिन्यूअस होती है मतलब इसके बीच में जर्मपोर पाए जाते हैं। जर्मपोर क्यों पाए जाते हैं? जर्मपोर इसलिए पाए जाते हैं भाई साहब कि जब जनरेटिव सेल अपना मेल गैमीट निकालेगी, ये जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, जो बड़ी वाली देख रहे हैं वो वेजिटेटिव सेल है, जो छोटी वाली सेल किनारे में पड़ी हुई है उसको जनरेटिव सेल कहेंगे। जनरेटिव सेल जब अपना पोलन ट्यूब निकालेगी तो इसी जर्मपोर के थ्रू वो अपना पोलन ट्यूब निकाल देगी, इसीलिए डिसकॉन्टिन्यूअस होती है एग्जाइन। और वहीं पर इंटाइन जो है ये बनी होती है पेक्टिन और सेल्यूलोज से। किसकी बनी होती है? पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। और भैया ये कैसी होती है? ये कॉन्टिन्यूअस होती है, इसमें आपको कहीं गैप देखने को नहीं मिल रहा होगा। ठीक, देखो कॉन्टिन्यूअस है, पूरी निरंतर चलती चली जा रही है, कहीं पे कोई गैप देखने को नहीं मिल रहा होगा। ठीक, ये हो गया भैया बाहर से आपको देखने में कैसी लगती है, कौन? पोलन ग्रेन। ठीक, अब बात करेंगे अंदर से कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। एग्जाइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है, याद रखना, और जो कि विद स्टैंड करता है हाई टेम्परेचर से। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं जो इसको बचा पाए और किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक, अब इसके बाद ये एग्जाइन इंटाइन हो ही गई, इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो अपना, ना लिया हो तो बैक करके ले लेना। ठीक है, 10-10 सेकेंड बैक का ऑप्शन रहता है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल्स की। इसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है? तो भैया सबसे पहले ध्यान देना, एक पाई जाती है वेजिटेटिव सेल, और दूसरी पाई जाती है जेनरेटिव सेल। दोनों की प्रॉपर्टी बताएंगे, चलो फटाक से देखो। वेजिटेटिव सेल जो है ये लार्ज होती है, ये लार्ज सेल है। ठीक, वेजिटेटिव सेल कैसी है? लार्ज सेल है। दूसरी बात वेजिटेटिव सेल कैसी है? पहले तो लिखिए आपने वेजिटेटिव सेल कैसी है? लार्ज है। दूसरी क्या लिखी है आपने? वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है? इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। तीसरी बात क्या लिखी है आपने? रिजर्व फूड बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड इनॉर्मस अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इन हाई अमाउंट। हाई अमाउंट में रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है। वहीं इसके बाद बात करेंगे जब जनरेटिव सेल की, तो जनरेटिव सेल पहली बात तो स्मॉल होती है। दूसरी बात क्या लिखोगे? जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब ये लिख लेना अपने आप, क्या? जनरेटिव सेल फ्लोट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जो लोग नोट्स बनाते चल रहे हैं उनको आगे बहुत फायदा मिलने वाला है। चलो अगली बात करेंगे, क्या? इसका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप समझते हो क्या होता है? स्पिंडल शेप आज बता दे रहे हैं, बार बार नहीं बताएंगे। स्पिंडल शेप का मतलब होता है जब मान लो कोई ऐसा स्फीयर था, ठीक है, इसको दोनों एंड से पकड़ के ऐसे खींच दिया और इसका शेप ऐसा हो गया, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। ठीक, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप बोलते हैं। स्पिंडल शेप का होता है, इसके पास भैया डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, देखिए एंजियोस्पर्म में ही पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। पहली बात, मतलब ऐसा नहीं कि एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं, और भी पाए जाते हैं पोलन ग्रेन, लेकिन एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूँ मैं, जिम्नोस्पर्म के पोलन ग्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ। एंजियोस्पर्म में ओवर 60% स्पीसीज जो हैं, 60% स्पीसीज जो हैं ये पोलन ग्रेन को 2 सेल्ड स्टेज में शेड करती हैं, में शेड करती हैं। ठीक, और रिमेनिंग जो लेस देन 40%, चूंकि ओवर 60% तो यहीं पे हो गया, तो अब टोटल 100% ही स्पीसीज होंगी, तो लेस देन 40% जो स्पीसीज हैं
वो भैया 3 सेल स्टेज में सेट करती हैं। मतलब समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे देखो कितनी सेल दिखाई दे रही है, 1 और 2। अब यही जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके सेल डिवीजन करके 2 मेल गैमीट्स बना ले, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये 3 सेल स्टेज हो गई। कौन सी हो गई? 3 सेल स्टेज हो गई। तो ऐसे 40% से कम स्पीसीज हैं जिनमें 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन करता है। तो 40 सेल। अब कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका, कुछ ऐसे होते हैं भैया जनरेटिव सेल कि उनको पहले आते हैं, फिर उसके बाद पंडित जी बुलाए जाते हैं, तब शादी वादी की तैयारियां होती हैं, तब ये जा करके शादी के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं 3 सेल स्टेज में, यहाँ पे मेल गेमीट वेमीट पहले ही बनाए बैठे हैं, वो खुद ही तैयार हैं पहले कि हमारी शादी करवाओ, हम सब जोड़ गांठ के बैठे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात क्या कि एंजियोस्पर्म में 60% से ज़्यादा स्पीसीज ऐसी होती हैं जो 2 सेल स्टेज में सेट होती हैं, और 40% से कम स्पीसीज ऐसी हैं जो 3 सेल स्टेज में सेट करती हैं। अच्छा, कैसे याद करोगे? 60% स्पीसीज ऐसी हैं, 60% स्पीसीज ऐसी है जिनकी अरेंज मैरिज हो रही है, जिनको क्या मतलब कि उनको शादी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पहले जब मिलेंगी जा करके वहाँ पर पंडित जी बताएंगे कि हाँ ये है लड़की, तब वो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस से मेल गेमीट बनाएंगे। और बाकी जो 40% स्पीसीज हैं वो कैसे पहले से ही मेल गेमीट बनाए बैठी हैं। ठीक, चलो खैर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे किसकी? पॉलन एलर्जी की। किसकी बात करेंगे? पॉलन एलर्जी की। पॉलन ग्रेन की पूरी बात यहाँ पर पॉलन ग्रेन की समाप्त हो गई। ठीक, एलर्जी जानते हो? एलर्जी का मतलब होता है किसी एक बाहरी चीज़ के शरीर में आ जाने के कारण व्यक्ति को सांस लेने या किसी अन्य चीज़ में तकलीफ हो, कोई भी फिजिकल, जैसे किसी के चकत्ते पड़ जाएं, वो भी एलर्जी है। अब अगर वही एलर्जी जो है वो पोलन ग्रेन से हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? पोलन एलर्जी कहते हैं। पोलन एलर्जी में मोस्ट ऑफ द केसेज में क्या होता है? ब्रोंकियल एफ्लेक्शंस, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस होते हैं। ठीक, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस का मतलब जानते हो? सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी आएगी बार बार। ठीक, तो पोलन एलर्जी में 2 बीमारियां लिख लेना, एज्मा हो जाता है और ब्रोंकाइटिस हो जाती है। एनसीईआरटी पार्थेनियम की बात करती है, पार्थेनियम के पोलन ग्रेन के कारण ऐसा होता है। पार्थेनियम यानी कैरेट ग्रास। पार्थेनियम के पोलन ग्रेन के कारण ऐसा होता है, ये बात एनसीईआरटी बताती है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे चीनोपोडियम बथुआ, इसके एमरैंथस रामदाना, इन लोगों के पोलन ग्रेन के कारण भी एज्मा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक, चलो इसके आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। इसको मिटाने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। चलो इसके आगे बात करेंगे पोलन टैबलेट्स एंड पोलन सिरप की। एनसीईआरटी लिखती है तो हमारा बताने में कुछ जा नहीं रहा। ध्यान से देखना, जो पूरे मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही जनरेटिव सेल उसी से फूड ले रही, तो इसका मतलब है कि उसके पास न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं और जो रेस हॉर्स होते हैं, इनको खाने में पोलन टैबलेट देते हैं। अब इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये उनको एथलीट्स को और रेस हॉर्स जो हैं उनको दौड़ने में बहुत मदद करती है। ठीक है, स्पीड बढ़ाने में, मस्कुलर ग्रोथ ज़्यादा कर देती है। कौन? पोलन टैबलेट्स और पोलन सिरप। इसमें चित्र भी बना होगा और देख लेना ध्यान से। इसको खाया जाता है, मतलब पोलन टैबलेट्स और पोलन सिरप को सप्लीमेंट के तौर पे। ठीक, अब इसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन का एक टॉपिक और बचता है, उसको देख करके आज की क्लास को फिनिश करते हैं। लेकिन उससे पहले भैया सब लोग वीडियो को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर करो। कितना मेहनत से पढ़ा रहा है यार बंदा, तुम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है?
ऐसा आ करके गला फाड़ने का शौक तो है नहीं हमको, हैं? कुछ लाइक वाइक दिलवाओ यार, हैं? यहीं पे पूरा कोर्स ख़त्म करके दे देता हूँ, तुम लोग पता नहीं यार, छोड़ो। खैर चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी। देखो जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ठीक। पोलन वायबिलिटी की बात करते हैं पहले तो। किसकी? पोलन वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब समझते हो? वायबिलिटी का अर्थ होता है कि कितनी देर तक जिंदा रह रहा है, मतलब वायबिलिटी का अर्थ होता है कि जीवन कितना है, ठीक, जीवित होना, रहने को वायबिलिटी कहते हैं, ठीक। मतलब हमारे काम के, मतलब हमारे यूज में आ पाए कोई चीज़, उसको वायबिलिटी कहते हैं। राइस और वीट के जो पोलन ग्रेन है ये लगभग 30 मिनट वायबल रहते हैं, ठीक। और वहीं पे रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी, इसी को फेबेसी भी कहने लगे हैं आज, ये सी है भैया, ठीक। लेग्यूमिनेसी, ये जो फैमिलीज हैं इसके जो पोलन होते हैं ये वायबल रहते हैं मंथ्स तक, वायबल फॉर मंथ्स। वायबिलिटी का मतलब समझ पाए? पोलन ग्रेन एंथर से निकल गया, उसके बाद कितने दिनों तक जीवित है कि वो फर्टिलाइजेशन या पोलिनेशन कर पाए, उसको कहते हैं वायबिलिटी, ठीक। इसके अलावा आप बात करते हैं, जैसे हम लोग ह्यूमंस के केस में स्पर्म बैंक्स में ह्यूमंस के स्पर्म को डिपॉजिट कर देते हैं। कहाँ, किस में करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन में माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना, इस पर किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं तो इसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और ऐसा करने से क्या होता है जानते हो? ऐसा करने से वो कई साल तक जीवित बने रहते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को स्टोर कर देते हैं, जिससे कि उनकी वायबिलिटी कई सालों की बढ़ जाती है, ठीक। आज की क्लास में इतना ही। जो भी टॉपिक मैंने समझाया ये आपको आशा करता हूँ कि क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।